Hello students, good morning. Welcome back to income tax class. In my last class already I have discussed about the exempted incomes or tax-free incomes in India regarding for all assessees. And today I will discuss the exempted income for employees category and for institutions category, because exempted incomes are classified into three parts: for all assessees, which already I have explained earlier, for employees, and for institutions. For all assessee, it was general exemptions. For employees, for particular head-wise exemptions, and for institutions, it was for particular institution-wise, authority-wise, association-wise, or fund-wise exemptions. Okay? अब हमको जो मेन चीज़ जानना है, एक बार ये जान लेना चाहिए कि अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम की बात करते हैं तो इनकम को हम क्लासिफाई कितने पार्ट में कर सकते हैं. तो देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ इनकम. वन which is forming part of total income, the income which is forming part of total income, and it is subject to tax. It is given under section 14 to 80 of the IT Act 1961. Second, the income which is forming part of total income, but it is subject to some rebate and relief, which is given under section 86, 87 and 89. Another is the exempted incomes or the incomes which is exempt from tax, which is given under section 10 to 13. Clear? We are already discussing about the exempted incomes which is given under section 10 of the IT Act 1961. And it is given in IT Act 1961 that income which does not form part of total income. Already we have discussed about for all assessees what type of incomes comes under. There are so many incomes comes under this, but already we have discussed about 16 incomes. Now today we will discuss about for employees category, particular हेड वाइज एग्जम्पशंस. एम्प्लॉयज़ कैटेगरी की जब हम एग्जम्पशंस की बात करते हैं तो क्या ये डिपेंड करता है कि जो टोटल इनकम है वो फुली एग्जम्प्ट इनकम है या पार्टली एग्जम्प्ट इनकम है. अगर हम हेड वाइज एग्जम्पशंस की बात करते हैं तो हेड वाइज एग्जम्पशन में फॉर एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ किस हेड में आएगा? तो आप जानते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर हेड वाइज टैक्स इम्पोज होता है. तो फर्स्ट जो हेड आता है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी हेड. तो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही फॉर एम्प्लॉयज़ आएगा. तो फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए है डिफरेंट टाइप ऑफ दिया हुआ है, आपके एग्जम्पशंस हैं, और ये एग्जम्पशंस किसी किसी जगह पर फुली है और किसी किसी कंडीशन में पार्टली भी है. माने एग्जम्पशन अप टू अ सर्टेन लिमिट. व्हाट आर दे? जैसे दिया है आपका LTC. LTC इज द लीव ट्रेवल कंसेशन. LTC क्या है? दैट इज लीव ट्रेवल कंसेशन. लीव ट्रेवल कंसेशन ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, और जो भी इसकी एक लिमिट होती है उतनी लिमिट तक अगर वो ट्रेवल पे खर्च करता है तो वो कंसेशन उसको रीइंबर्स कर दिया जाता है. ठीक है? अगर उस लिमिट के बाहर, जितना एम्प्लॉयर ने लिमिट दिया उस लिमिट के बाहर वो खर्च करता है तो एम्प्लॉय को अपने पॉकेट से देना होगा. इट मीन्स it is exempted up to a certain limit which is given by the employer to his employee. Second, allowances और perquisites outside India. अगर आप outside of India हैं और वहाँ पर जॉब के पर्पस से गए हुए हैं, बाहर रह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको जॉब के पर्पस से बाहर भेजा गया है और वहाँ पर आपको allowances या perquisites मिल रहा है तो it is totally exempted in the hands of the employee.
नेक्स्ट इज द ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी में भी हमको ये देखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है तो उसमें भी हमको देखना है कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में आता है या नहीं आता है। तो डिपेंड करता है कि उस बेसिस पर हम ग्रेच्युटी, गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयर है तो उसे एग्जम्प्ट करेगी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है, इसका मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसे एक सर्टेन लिमिट तक ही एग्जम्पशन देगी। ठीक है, इसीलिए ये दिया गया है कि फॉर एम्प्लॉयज पर्टिकुलर हेड वाइज एग्जम्पशन। तो पर्टिकुलर हेड वाइज मतलब यहाँ पर किस हेड में दे रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है और एम्प्लॉय को ये सारे आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाते हैं। ये फैसिलिटीज पर उसे एग्जम्पशन कितना दिया जाता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अक्सर ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैक्सिमम जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है उसमें 100% एग्जाम दे दिया जाता है। बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उसे एक सर्टेन लिमिट, अप टू ए सर्टेन लिमिट तक ही एग्जम्पशन देते हैं डिफरेंट आइटम्स पर। तो अलाउंसेस हो गया। ग्रेच्युटीज में भी वही है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, पेंशन अगर अनकम्यूटेड होती है तो दोनों ही टाइप की एम्प्लॉय, चाहे इधर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों के हाथ में टैक्सेबल होती है। बट जैसे ही हम कम्यूट करवाते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट होती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फिर केसेस आ जाते हैं कि कितना पेंशन होगा, कि कभी किसी केस में 1/3 होगा, किसी केस में हाफ होगा, अलग अलग होता है। नेक्स्ट आता है लीव सैलरी, इसमें भी वही है, अप टू ए सर्टेन लिमिट। फिर है कंपेंसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, अगर किसी रिट्रेंच कर दिया था एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को हटा देता है जॉब से, रिट्रेंच मतलब छंटनी होती है एक तरह से, उसको अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से हटा देता है तो उसको एक कंपेंसेशन के रूप में देता है। उसमें भी एक लिमिट है कि उतने लिमिट तक ही मैक्सिमम एग्जम्पशन, जिसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, उस लिमिट तक उसे एग्जम्प्ट होगा। उससे ज़्यादा का अगर उसे पैसा कंपेंसेशन के रूप में मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा। इसी तरह है कंपेंसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट, ये भी दोनों केस है आपका, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। यहाँ भी वही है कि अगर आप VRS लेते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के थ्रू वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं, तो यहाँ भी अप टू ए सर्टेन लिमिट इट इज एग्जम्प्ट, आफ्टर दैट इट विल बी टैक्सेबल। पेमेंट फ्रॉम SPF माने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड RPF, पेमेंट फ्रॉम ASF माने एनुअल सुपर एन्युएशन फंड। ठीक है, तो अगर ये भी आपको मिलता है तो ये भी एग्जम्प्ट होता है। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके अकॉर्डिंग। ज़्यादातर मैंने आपसे ये बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैक्सिमम चीज़ों में फुली एग्जम्पशन मिलता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पार्टली एग्जम्पशन मिलता है, अप टू ए सर्टेन लिमिट तक एग्जम्पशन मिलता है। इसी तरह से हाउस रेंट अलाउंस HRA है। इसी तरह से स्पेशल अलाउंस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर्स, ये स्पेशल अलाउंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है अंडर सेक्शन 10 अंडर ब्रैकेट 14 अंडर ब्रैकेट रोमन 1 फॉर ऑफिशियल ड्यूटी पर्पस यूज करने के लिए, एंड अंडर सेक्शन 10 अंडर ब्रैकेट 14 अंडर ब्रैकेट रोमन 2 फॉर पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक सर्टेन लिमिट तक एग्जम्पशन दिया जाएगा और अलग अलग दिया है, और उसके बाद अगर होता है तो आपको वो टैक्सेबल होता है। ऑफिशियल पर्पस के लिए जितना आपको दिया जा रहा है वो अगर पूरा का पूरा ऑफिस पर्पस के लिए खर्च कर देते हैं तो वो एग्जम्प्टेड, अगर आप कुछ बचा लेते हैं दैट विल बी टैक्सेबल। पर्सनल पर्पस के लिए दिया जा रहा है तो उसमें भी एक सर्टेन लिमिट तक एग्जम्प्टेड है और सर्टेन लिमिट के बाद वो आपका टैक्सेबल होता है। करेक्ट, तो ये था आपका एम्प्लॉयज पर्पस के लिए, ये भी हमको सेकंड कैटेगरी में डालते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है फॉर इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर हमें ये देखना है कि इंस्टीट्यूशंस क्या अर्न कर रही है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अर्न करती है तो वो कहाँ तक एग्जम्प्ट होते हैं। करेक्ट, तो फॉर इंस्टीट्यूशंस में कैटेगरी वाइज अगर हम देखेंगे तो इनकम फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, तो लोकल अथॉरिटी में आता क्या है, तो आप सभी को मालूम है कि पंचायत, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सारे आते हैं आपके लोकल अथॉरिटी में। ये अगर अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, किसी भी सोर्सेस से ये अगर इनकम करते हैं तो इनकी इनकम
इस इंस्टीट्यूशन के हाथ में पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होती है, फुली एग्जाम्प्टेड। सेकेंड आता है इनकम फ्रॉम रिसर्च एसोसिएशन। अब वो रिसर्च एसोसिएशन किसी भी तरह का हो सकता है, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, स्टैटिस्टिक्स रिसर्च एसोसिएशन, स्टैटिस्टिकल रिसर्च एसोसिएशन, या आपका सोशल रिसर्च एसोसिएशन। लेकिन अगर वो एसोसिएशन गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन है और वो अगर इनकम करती है तो वो इनकम भी 100% एग्जाम्प्टेड होता है इस एसोसिएशन का। करेक्ट। नेक्स्ट है इनकम ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ऐसे प्रोफेशनल एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस इसको एस्टैब्लिश्ड करने के पीछे गवर्नमेंट का जो मेन मोटो होता है, वो मोटो ये है कि वो इस तरह के प्रोफेशन और इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करे, उसको सुपरविज़न करे, उसे सपोर्ट करे, और इसके लिए उसको एस्टैब्लिश की जाती है। तो प्रॉपर लॉ वगैरह मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ देखा जाता है। अगर ये सब करने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया है और ये इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह का इनकम करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, कोई इनकम करता है, तो ये इनकम उस इंस्टीट्यूशन के हाथ में पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होता है। करेक्ट। नेक्स्ट, इनकम ऑफ रेजिमेंटल फंड, नॉन पब्लिक फंड। ये ज़्यादातर आर्म फोर्सेस लोगों के लिए फंड एस्टैब्लिश किया जाता है और इस फंड्स को यूटिलाइज किया जाता है जब तक कि उसे पेमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर इस फंड को यूटिलाइज करने से उसे, अगर नॉन पब्लिक फंड है, क्योंकि रेजिमेंटल फंड मतलब आर्मी से रिलेटेड है ये फंड है, तो अगर इस फंड को यूटिलाइज करता है और ये फंड कोई अर्न करता है तो दैट इनकम इज टोटली एग्जाम्प्टेड। इनकम ऑफ एन एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड। आप जानते हैं कि एम्प्लॉयज वेलफेयर के लिए एम्प्लॉयर एक फंड क्रिएट करता है और उस फंड का इस्तेमाल तभी होता है जब एम्प्लॉयज़ को उसकी ज़रूरत होती है। जब तक ज़रूरत नहीं होती वो फंड उसके पास जमा रहता है। उस फंड को वो अगर कहीं पर यूटिलाइज करता है एम्प्लॉयर, और उस फंड को यूटिलाइज करके अगर वो कुछ अर्न करता है, दैट इज़ टोटली एग्जाम्प्टेड। इस फंड से अगर कोई अर्न होती है। पेंशन फंड सेटअप बाय LIC और अदर इंश्योरर ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 1996। अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या अदर कोई इंश्योरेंस, कोई इंश्योरर जो IRDA के थ्रू, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू एस्टैब्लिश्ड है, अप्रूव्ड है, और वो अगर इस तरह का कोई पेंशन फंड सेटअप किया हुआ है, और ये सेटअप कब होना चाहिए, 1 अगस्त 1996 या उसके बाद वो सेटअप होना चाहिए, और उस फंड को यूज़ करके अगर कुछ अर्न करता है तो वो इनकम भी फुली एग्जाम्प्ट होता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री या खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, ठीक है, ये भी अगर अपनी कोई इनकम करती है, लेकिन इनके इनकम ये प्रॉफिट मोटिव पर्पस से नहीं करती है, बल्कि गवर्नमेंट द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया है, और ये भी अगर कोई अर्न करती है, ठीक है, तो विलेज इंडस्ट्री बोर्ड अगर कोई इनकम होती है तो ये इनकम भी उसका एग्जाम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं होता। नेक्स्ट है सार्क फंड, ठीक है, साउथ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, साउथ आपका ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फंड, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फंड अगर कोई इस्टेब्लिश हुआ है और उस फंड से भी इसे कोई इनकम होती है तो वो इनकम भी फुली एग्जाम्प्ट होती है। नेक्स्ट है IRDA, इनकम ऑफ IRDA, इनकम ऑफ सार्क फंड, इनकम ऑफ IRDA। IRDA अभी आपको मैंने बताया था कि एक रेगुलेटर होता है, इंश्योरेंस का रेगुलेटर, जिस तरह से हमारे यहाँ 4 रेगुलेटर होते हैं जिस पर कहते हैं कि हमारी इकॉनमी टिकी हुई रहती है। एक पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक मार्केट रेगुलेटर के लिए SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और एक बैंकिंग रेगुलेटरी जो RBI होती है। तो इसमें दे रहा है इनकम ऑफ IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर ये अथॉरिटी भी कुछ इनकम करती है तो वो इनकम इस अथॉरिटी के हाथ में पूरी तरह से एग्जम्प्ट होती है, उसको अपनी इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना होता है।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं इनकम ऑफ CERC। CERC क्या है? CERC है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये भी अगर कोई इनकम करती है तो वो भी फुली एग्जम्प्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एनी इनकम ऑफ प्रसार भारती। ये तो आप जानते ही होंगे, रेडियो वगैरह में जानते हैं कि रेडियो पहले चलता था तो प्रसार भारती उसके नाम से आता था। तो रेडियो से अगर कोई इनकम होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BCI नाम सुना होगा, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, प्रसार भारती। ये गवर्नमेंट का ही एक संस्था है जो अगर कोई इनकम करती है तो उसकी इनकम भी पूरी तरह से एग्जाम होती है। ठीक है। इनकम ऑफ सर्टेन नेशनल फंड और चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, कुछ ऐसे नेशनल फंड है या कुछ ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ट्रस्ट है जिसको लोग दान दे रहे हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो एक ट्रस्ट है, तो वो दान के आधार पर ही बनाई। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आप ही की यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसके अंडर में काम करती है? एक ट्रस्ट के अंडर में काम करती है। तो मदन मोहन मालवीय जी ने एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट के अंदर डिफरेंट लोगों ने चैरिटी किया, डोनेट किया, उसी पैसे से उस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, आज भी उस पर डोनेशन आता है चैरिटेबल ट्रस्ट के अकॉर्डिंग में। तो कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसा कॉलेज जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस करती है, वो प्रॉफिट पर्पज से उसको एस्टैब्लिश नहीं किया गया, नॉन प्रॉफिट मेकिंग पर्पज के लिए एस्टैब्लिश किया गया है ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो भी अगर कुछ अर्न करती है तो उसकी इनकम भी एग्जाम्प्ट होती है। इस तरह के कुछ और फंड की भी मैं बात कर रहा हूँ। PMNRF, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। PMNRF क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स अर्थक्वेक रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स इमरजेंसी फंड, प्राइम मिनिस्टर्स इमरजेंसी फंड फॉर फोक आर्ट एट्सेट्रा। उसके बाद है SBK, स्वच्छ भारत कोष फंड, कोष। उसके बाद क्लीन गंगा फंड, CGF, क्लीन गंगा फंड, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। ठीक है, इस तरह से कुछ फंड है, ये एस्टैब्लिश किए गए सर्टेन नेशनल फंड है। ये भी अगर इनसे भी अगर कुछ इनकम होता है तो ये इनकम टोटली एग्जम्प्ट होते हैं इस फंड से जो भी है। इनकम ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड क्या होता है? तो आप ये जानते होंगे कि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज की बात होती है। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का काम कौन देखता है? SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसलिए लिखा है फ्रॉम RSE माने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज। ठीक है, अगर ये इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए कोई फंड एस्टेब्लिश करते, उस फंड से किसी भी तरह की इनकम होती है तो ये इनकम भी इस तरह के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या इस तरह के एक्सचेंज डिपॉजिटरीज के हाथ में पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होती है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ VCF, वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनीज। तो आप ये जानते हैं कि वेंचर कैपिटल कंपनी को एस्टैब्लिश करने के पीछे या वेंचर कैपिटल फंड के पीछे मेन पर्पस होता है कि वेंचर कैपिटल इज अ रिस्की कैपिटल और रिस्की फंड। मतलब ये या तो न्यू एस्टैब्लिश्ड होगा या तो पुअर जो ओल्ड वेंचर होगा, जो रिस्की वेंचर होगा, उसमें जल्दी कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, तो उसके लिए एक हमको फंड अलग से एस्टैब्लिश किया जाता है और वेंचर कैपिटल डिवीज़न बनाई जाती है। उस फंड को भी यूटिलाइज करके अगर VCF या वेंचर कैपिटल कंपनी किसी भी तरह का इनकम करती है तो ये इनकम भी उसके हाथ में पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होता है। और लास्ट है इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर इनकम होती है, अपना जो भी पैसा है उससे भी वो अगर कोई काम करती है, इनकम करती है, तो पॉलिटिकल पार्टी की इनकम पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी के लिए हाथ में एग्जाम्प्ट होता है और उसके लिए किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं दी जाती है। पॉलिटिकल पार्टी को मान लीजिए चंदा वगैरह मिलता है, डोनेशन वगैरह मिलता है, ठीक है, तो वो भी उसके हाथ में पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होती है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इंस्टीट्यूशंस पर्पस से ये दिया गया है। अब आपका जो क्वेश्चन अगर आता है कि एग्जम्प्टेड इनकम्स को एक्सप्लेन करिए, तो आप एग्जम्प्टेड इनकम जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो व्हाट इज एग्जम्प्टेड इनकम, पहले आपको ये पूरा क्लियर बता देना होगा कि व्हाट इज एग्जम्प्टेड इनकम। फिर उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दीजिए कि एग्जम्प्टेड इनकम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट फॉर ऑल एसएससीज, फॉर एम्प्लॉयज एंड फॉर इंस्टीट्यूशंस।
फॉर ऑल एसएससीज को फोकस ज़्यादा आपको करना है, क्योंकि ये जनरल एग्जाम्शंस होता है और सभी तरह के एसएससी के लिए ये एप्लीकेबल होते हैं। ये जो है ये पर्टिकुलर फॉर एम्प्लॉयज़, ये पर्टिकुलर हेड वाइज एक कैटेगरी को ये करता है, और वो कैटेगरी है आप जान रहे इनकम फ्रॉम सैलरी के एम्प्लॉयज़ के लिए ये दिया जाता है। और ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को बताता है या कोई अथॉरिटी या फंड या एसोसिएशन को बताता है कि ये लोग अगर इनकम करते हैं, ठीक है, तो ये अगर इनकम करते हैं तो इनकी इनकम भी एग्जम्प्ट होती है। तो इस तरह से एग्जम्प्टेड इनकम ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही है। मैंने उसमें से केवल जो जो ज़रूरत की है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या बहुत चैप्टर के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने सिर्फ उसी को लिया है। वैसे ढेर सारा अगर देखेंगे तो मोर देन 100 एग्जम्प्टेड इनकम्स आर गिवन इन योर बुक, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, तो ये आपके लिए इनफ है। आई थिंक द वीडियो विल बी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। Okay, thank you to all of you and have a nice day. Kindly share, like and subscribe it. Okay, bye.